फ्रेंड्स, हम लोग 10th क्लास की ज्योग्राफ़ी SCERT बुक से शुरू कर रहे हैं। इसका फर्स्ट चैप्टर है भारत संसाधन एवं उपयोग। इसका खंड क है। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं भारत में क्या है संसाधन एवं उपयोग, इसके क्या क्या उपयोग हैं उसके बारे में। संसाधन का महत्व। आप अपने जीवन में अनेक वस्तुओं का उपयोग करते हैं। उपयोग में आने वाली ये सभी वस्तुएं संसाधन है। मतलब कि जितनी चीज़ों का हम उपयोग करते हैं वो सभी क्या है, वो सभी वस्तुएं संसाधन हैं। संसाधन भौतिक और जैविक दोनों हो सकते हैं। जहाँ तक एक और भूमि, मृदा, जल, खनिज जैसे भौतिक पदार्थ मानवीय आकांक्षाओं की पूर्ति में सहायक होकर संसाधन बन जाते हैं, वहीं दूसरी ओर जैविक पदार्थ यथा वनस्पति, वन्य जीव तथा जलीय जीव मानवीय जीवन को सुखमय बनाने में पीछे नहीं हैं। उपरोक्त भौतिक एवं जैविक दोनों पदार्थ तकनीक के सहारे ही जीवन उपयोग हो पाते हैं। देखिए इसमें थोड़ा सा धुंधला धुंधला दिख रहा है, लेकिन हम पढ़ के सुना रहे हैं, आप इसको सुनते चलिए। तो इसमें दो चीज़ों के बारे में बताया गया, एक भौतिक संसाधन और एक जैविक संसाधन। ठीक है, तो भौतिक संसाधन कौन कौन से हैं? जैसे भूमि, मृदा, जल, खनिज, ये सब क्या है, भौतिक पदार्थ है। ठीक है, उसके बाद आता है जैविक पदार्थ। जैविक पदार्थ क्या है? जिसमें जीवन होता है, यानी कि वनस्पति, वन्य जीव, जलीय जीव, मानवीय जीवन, यह सब भी किसी न किसी रूप में हम लोगों को सहायता कर रहे होते हैं। तो यह जितना भी चीज़ है इसको मतलब ये चाहे वह भौतिक पदार्थ हो या जैविक पदार्थ हो, सबको उपयोग में अपने जीवन के उपयोग में लाने के लिए मतलब कोई ना कोई टेक्नोलॉजी का ज़रूरत पड़ता है। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं। अनादि काल से ही अरण्यों में वनस्पति एवं वन्य जीव उपलब्ध थे। अरण्यों में मतलब वनों में, मतलब कि बहुत पहले समय से ही वनों में वनस्पति और वन्य जीव उपलब्ध थे। जलाशय एवं सागरों में जलीय जीव लाखों वर्ष पूर्व से विचरण करते रहे हैं। सदियों से ही कोयला, पेट्रोलियम एवं अन्य खनिज पृथ्वी के गर्भ में पड़ा हुआ था, किंतु उस समय के आदि मानव में तकनीकी ज्ञान का अभाव था। धीरे धीरे जनसंख्या एवं आवश्यकताओं में वृद्धि होती गई। इस वृद्धि ने मानव के ज्ञानार्जन की दर में त्वरित वृद्धि किया। इतना ही नहीं, आदि मानव तकनीक को पाकर ज्ञानी मानव बन गए। पर्यावरण में उपलब्ध पदार्थों का जनप्रिय तकनीक के सहारे जीवन को सुखमय बनाने में मानव सक्षम हो गया। जब पर्यावरण में मानव द्वारा जनप्रिय तकनीक का उपयोग होता है, तब सभ्यता विकसित होती है। अंततः मानवीय जीवन निर्वाह के तौर तरीके सांस्कृतिक संसाधन की स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं। बेसिकली इस पैराग्राफ में बताया जा रहा है कि देखिए, जब तक सब कुछ उपलब्ध तो बहुत पहले से था। जंगल में वनस्पति और वन्य जीव उपलब्ध थे। जलाशय में या सागरों में पानी बहुत समय से था। उसके बाद मतलब कि धरती के गर्भ में कोयला, पेट्रोलियम, ये सभी खनिज पदार्थ पड़े हुए थे। लेकिन जब तक तकनीक का ज्ञान नहीं हुआ, तब तक उसको यूज़ नहीं किया जा सका। तो जब तक तकनीक का विकास नहीं किया जाएगा, ज्ञान का विकास नहीं होगा, तब तक कि इन सब चीज़ों को संसाधन के रूप में यूज़ नहीं किया जा सकता है। वस्तुतः संसाधन का अर्थ बहुत ही व्यापक है। यहाँ प्रसिद्ध भूगोलविद इसमें हमको समझ में नहीं आ रहा कि क्या लिखे हैं, जिम्मरमैन या कुछ जिम्मरमैन इस तरह का कुछ लिखा हुआ है। थोड़ा सा धुंधला दे दिया है ये पेज। जिम्मरमैन का कथन उल्लेखनीय है, संसाधन होते नहीं बनते हैं। तो यह जो जिम्मरमैन, या शायद थोड़ा सा जूम करके देखने की कोशिश करते हैं, जिम्मरमैन, पता नहीं जो भी लिखा हुआ है,
तो अगर आपके पास बुक हो तो आप देख लीजिएगा एक बारी। तो उसने क्या कहा है, संसाधन होते नहीं हैं, बनते हैं। यानी जब तक तकनीक नहीं रहेगा तो वह संसाधन नहीं कहला सकेगा। वह कोई भी जो भौतिक पदार्थ या जैविक पदार्थ जो भी है वह संसाधन नहीं बन सकते हैं। संसाधन को तकनीक जब उसका उपयोग करने के लिए लोग सीख जाते हैं तब उसको हम कहते हैं कि संसाधन है। वर्तमान परिवेश में सेवा को भी संसाधन माना गया है। कोई गायक या कवि या चित्रकार अपने क्रियाकलाप से धन अर्जन या स्वयं को संतुष्ट करता है, तब उनके द्वारा ये क्रियाकलाप भी संसाधन कहलाएंगे। कवि का कविता रचना, चित्रकार की चित्रकारी, गायक की गायकी भी संसाधन है। सच तो यह है कि मानव स्वयं भी संसाधन है। यानी कि मानव जो है वह भी एक तरह का उपयोगी चीज़ है और यह खुद भी एक संसाधन है, क्योंकि इनके पास ज्ञान तकनीक होते हैं जिसके सहारे वह किसी भी वस्तु को उपयोगी बना सकता है। यानी यह जो टेक्नोलॉजी है वह कौन विकसित कर रहा है, वह मानव ही विकसित कर रहा है, तो वह भी एक संसाधन है। अतः यह धारणा भ्रामक है कि संसाधन एक प्राकृतिक उपहार है। मतलब हम यह नहीं कह सकते कि संसाधन जो है वह प्रकृति का उपहार है, क्योंकि प्रकृति ने तो बहुत पहले से ही उपहार दिया हुआ था, लेकिन जब तक हम उसको यूज़ करना नहीं सीख लेते हैं तब तक उसको हम संसाधन नहीं कह सकते। तो यहाँ पर एक पिरामिड दिया हुआ है, देखिए इसमें मानव है बीच में और ऊपर पर्यावरण, प्रौद्योगिकी, संस्थाएं। तो देखते हैं इसमें क्या है कि संसाधन किसी भी देश का आर्थिक सामाजिक मेरुदंड होता है। मेरुदंड मतलब होता है वह स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, इंग्लिश में जाने तो मतलब रीढ़ की हड्डी जिसको कहते हैं। संसाधन विपन्न राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय दौड़ में पिछड़ जाते हैं। मतलब अगर संसाधन की कमी हो किसी भी देश के पास तो वह अंतर्राष्ट्रीय दौड़ में पीछे रह जाएगा। इसका मतलब यह नहीं कि प्राकृतिक संसाधन से संपन्न राष्ट्र ही विकसित करते हैं। प्राकृतिक संसाधन जरूरी नहीं है कि जिसके पास बहुत सारा प्राकृतिक संसाधन है वह बहुत विकसित हो जाएगा। उसके पास अगर टेक्नोलॉजी नहीं है उस प्राकृतिक संसाधन को यूज़ करने के लिए तो फिर वह मतलब कि वह विकसित हो जाएगा, ज़रूरी नहीं है। जापान एक ऐसा देश है जो प्राकृतिक संसाधन में अत्यंत विपन्न है। मतलब जापान के पास प्राकृतिक संसाधन बहुत ही कम है, किंतु इनके मानव संसाधन तकनीक की दृष्टि से इतने सबल हैं कि यह देश उपलब्ध सभी पदार्थों का विवेकपूर्ण उपयोग कर विकसित देश की श्रेणी में खड़ा है। यानी कि जापान के पास बहुत ज़्यादा प्राकृतिक संसाधन नहीं है, लेकिन मानव संसाधन है उसके पास, और वह इतने सही तरीके से जो भी उसके पास उपलब्ध पदार्थ है उसका बहुत अच्छे से यूज़ करके और वह एक विकसित देश की श्रेणी में खड़ा है। अतः किसी देश के विकास में भौतिक एवं जैविक संसाधन के साथ मानव संसाधन की भी बहुत भूमिका होती है। यानी भौतिक और जैविक संसाधन तो रहे ही, मतलब ये दोनों तो रहना ही चाहिए, उसके साथ साथ मानव संसाधन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब तक मानव नहीं रहेगा तो भौतिक और जैविक संसाधन को कोई यूज़फुल नहीं बना सकेगा। विविध संसाधनों के मध्य मानव नियंत्रक की स्थिति में रहता है, जो पर्यावरण में उपलब्ध पदार्थों, प्रौद्योगिकी एवं संस्थाओं के बीच अंतर संबंध स्थापित करता है। मतलब वह मानव ही है जो जितने भी पर्यावरण में पदार्थ उपलब्ध हैं और टेक्नोलॉजी है और फिर संस्था है, ये जो पिरामिड दिया हुआ था यही चीज़ को दिखा रहा था कि मानव, पर्यावरण, प्रौद्योगिकी और संस्था जो है इन सभी को एक संबंध बनाने का काम मानव करता है, जिससे पर्यावरण के पदार्थ उपयोगी बन जाते हैं। इसे चित्र संख्या 1.1 से समझा जा सकता है, जो कि हम लोग समझ लिए हैं। अब देखते हैं संसाधनों का वर्गीकरण। अब संसाधनों का वर्गीकरण देख लेते हैं। संसाधनों के वर्गीकरण के निम्नलिखित आधार हैं। देखिए ये जो चैप्टर है ये बहुत लंबा सा है, लेकिन हम लोग हर रोज़ आधा घंटा पढ़ के और मतलब हाफ एन आवर का हम लोग का वीडियो रहेगा और इसको पार्ट वाइज हम लोग ख़त्म कर देंगे, क्योंकि देखिए लगभग 126 पेज का यह चैप्टर है पूरा, ठीक है। तो धीरे धीरे इसको पढ़ के ख़त्म कर लिया जाएगा। आधे घंटे तक हम लोग पढ़ेंगे। तो संसाधनों का वर्गीकरण देखते हैं। संसाधनों के वर्गीकरण के निम्नलिखित आधार हैं। उत्पत्ति के आधार पर जैव और अजैव,
तो उत्पत्ति के आधार पर क्या है, जैव और अजैव। हम लोग देखेंगे कि जैव और अजैव किसको कहते हैं। थोड़ा सा समझ लीजिए, जैव मतलब जो जीवित है, ठीक है, जैसे पेड़ पौधा वनस्पति, उस तरह को उसको क्या कहेंगे, जैव कह देंगे। अजैव किसको कहेंगे, जैसे कि चट्टान या पानी, इस तरह की चीज़ों को अजैव कहेंगे, जो जीवित नहीं है। उपयोगिता के आधार पर नवीनीकरण और अनवीनीकरण, ठीक है, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस हम लोग पढ़ते हैं इंग्लिश में, अगर आपको पता होगा तो। नवीनीकरण मतलब जिसको जो फिर से मतलब नया हो सकता है, यानी कि नवीनीकरण में हम रखते हैं जैसे सौर ऊर्जा हुआ। अनवीनीकरण में हम लोग रखते हैं कोयला हुआ, क्योंकि कोयला एक बार ख़त्म हो गया तो उसको फिर से नया होने में बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है। स्वामित्व के आधार मतलब स्वामित्व मतलब होता है मालिकाना हक के आधार पर, ठीक है। जैसे किसी कोई कोई संसाधन ऐसा हो सकता है जिस पर कि किसी व्यक्ति का स्वामित्व हो, मतलब किसी व्यक्ति का मालिकाना हक हो। कोई हो सकता है सामुदायिक हो, समुदाय का हो, राष्ट्र का हो, अंतर्राष्ट्रीय का हो, ठीक है। अब डी नंबर देखते हैं। विकास की स्थिति के आधार पर संभाव्य, विकसित, भंडार और संचित, यानी कि इसमें कुछ ये, इसको आगे हम लोग देखेंगे कि ये थोड़ा सा, जैसे पहले वाला तो अब हम लोग समझ गए थोड़ा कि जैव अजैव क्या होता है, नवीकरणीय अनवीकरण क्या होता है, तो ये सब आप लोग पहले भी पढ़े हैं। और स्वामित्व के आधार पर इसमें कुछ खास है नहीं, लेकिन ये विकास की स्थिति के आधार पर जो है संभाव्य, विकसित, भंडार और संचित, इसको थोड़ा समझने का ज़रूरत है। तो ये हम लोग थोड़ा सा चार्ट के थ्रू देख लेते हैं। दिए गए चार्ट की मदद से भी संसाधन को समझा जा सकता है। देखिए, संसाधन जो है सबसे पहले प्राकृतिक है, मानवीय है, ठीक है। तो कुछ नेचुरल है, कुछ मानवीय है, मतलब कि मानव द्वारा बनाया गया। तो प्राकृतिक में आ जाएगा नवीकरणीय, अनवीकरणीय। नवीकरणीय में देखिए दिया हुआ है एक नवीकरणीय में सतत, फिर जैव। अनवीकरणीय में भी पुनः चक्रीय, अचक्रीय। एक बार हम लोग क्या करते हैं कि केवल पहले प्राकृतिक संसाधन को देख लेते हैं। प्राकृतिक में क्या क्या दिया हुआ है, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। नवीकरणीय में देखिए सतत अथवा प्रवाह, जैसे पवन, जल, सतत है, फिर जैव है, ठीक है। यानी कि जो सतत है यानी हमेशा रहेगा, उसको सोचने का ज़रूरत नहीं है। यानी कि पवन जो है वह हमेशा बहता रहेगा, वह ख़त्म होने वाला नहीं। जल भी हमेशा रहेगा, वह ख़त्म नहीं होने वाला। अब आप सोच रहे होंगे, हमेशा हम लोग सोचते हैं कि जल तो हमेशा ख़त्म, मतलब हम लोग हमेशा पढ़ते रहते हैं कि जल ख़त्म होने वाला है। जल ख़त्म नहीं होने वाला है, जल जितना है पृथ्वी पर वो हमेशा उतना ही रहने वाला है, भले पीने लायक ना बचे वो अलग बात है। उसके बाद है तो सतत में क्या आ गया, सतत अथवा प्रवाह, जैसे पवन और जल, ठीक है। जैव में क्या आ जाएगा, प्राकृतिक, वनस्पति और वन्य जीव। जैव में प्राकृतिक, वनस्पति जितने भी हैं और वन्य जीव, ये सब कुछ हो जाएगा। उसके बाद हम लोग अनवीकरणीय में आते हैं। एक है पुनः चक्रीय और अचक्रीय। पुनः चक्रीय में है कि जो कि कुछ दिन में फिर से हो सकता है, जैसे कि धातु है, एक बार ख़त्म हो जाने के बाद धातु वह फिर से बन सकता है। लेकिन जो अचक्रीय है, यानी कि जिसका चक्र मतलब जैसे जीवाश्म है या ईंधन है, तो ये बहुत समय लगेगा, मतलब लाखों करोड़ों साल लग सकता है जीवाश्म को बनने में, ईंधन को बनने में। धातु जो है वह फिर से एक बार ख़त्म होने के बाद फिर से बन सकता है, जल्दी उसका चक्रण फिर से शुरू हो सकता है। ये जो अचक्रीय भी है वह भी जो अचक्रीय संसाधन है वह भी फिर से आएगा, लेकिन बहुत समय लगेगा उसको। संसाधनों का वर्गीकरण यह हम लोग देख लिए इसमें। उसके बाद मानवीय था, तो मानवीय में देखिए संरचनाएं एवं संस्थाएं, मात्रा एवं गुणवत्ता, ये कुछ उतना खास नहीं है, इधर हमको जो समझना था हम लोग समझ लिए। संसाधनों के प्रकार देखते हैं, ठीक है। जैसे अभी हम लोग थोड़ी देर पहले ऊपर देखे थे ना कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों के दो प्रकार हो सकते हैं। एक जैव संसाधन दिखाया था और एक अजैव संसाधन। ऐसे संसाधन की प्राप्ति जैव मंडल से होती है। इनमें सजीव के लक्षण मौजूद होते हैं। तो यही बताया ना, जो सजीव हो यानी जो जीवित हो, जैसे मनुष्य है, वनस्पति है, मत्स्य है, मत्स्य मतलब मछली ग्रुप का जितना भी हो गया, पशुधन है और इस तरह का जितना भी है। उसके बाद अजैव में क्या हो जाएगा, निर्जीव वस्तु है, जैसे कि चट्टान, धातु, खनिज, ये सब अजैव हो गया। तो जो जीवित है उसको जैव बोलेंगे, जो अजीवित है उसको क्या बोलेंगे, अजैव बोलेंगे। तो यह उत्पत्ति के आधार पर हो गया। अब हम लोग उपयोगिता
उपयोगिता के आधार पर संसाधनों के वर्ग होते हैं। उपयोगिता के आधार पर यानी एक नवीकरणीय होगा और एक अनवीकरणीय होगा। नवीकरणीय में हम लोग जानते हैं जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल, विद्युत, वन्य प्राणी, यह सब क्या है, नवीकरणीय है, यानी फिर से वह नया हो सकता है, फिर से बन सकता है। अनवीकरणीय क्या है, जो ऐसे संसाधन का विकास लंबी अवधि में जटिल प्रक्रियाओं द्वारा होता है। मतलब क्या है ना कि अनवीकरणीय भी जो है वह फिर से बनेगा, लेकिन उसकी प्रक्रिया बहुत लंबी है, वह बहुत लंबे समय में बनेगा। इस प्रक्रिया को पूरा होने में लाखों वर्ष लग सकते हैं। इनमें कुछ ऐसे भी संसाधन होते हैं जो पुनः चक्रीय नहीं है, मतलब एक बारी प्रयोग होने के बाद वह फिर से आएगा ही नहीं, एक बार प्रयोग होने के साथ वे समाप्त हो जाते हैं। जैसे जीवाश्म ईंधन, तो अनवीकरण में क्या हुआ, जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, इस तरह की चीज़ों की बात कर रहा है। स्वामित्व के आधार पर संसाधन के 4 प्रकार होते हैं। तो स्वामित्व के आधार पर हम लोग देख लेते हैं। एक व्यक्तिगत स्वामित्व, ठीक है, इसमें कुछ खास पढ़ने लायक नहीं है, क्योंकि व्यक्तिगत संसाधन का मतलब होता है ऐसा कोई संसाधन जिस पे किसी एक व्यक्ति का अधिकार है, ठीक है, जैसे भूखंड, घर एवं अन्य जायदाद जिस पर लोगों का निजी स्वामित्व होता है, ठीक है, जैसे बाग बगीचा, तालाब, कुआं, इस तरह का। सामुदायिक संसाधन में सार्वजनिक पार्क, पिकनिक स्थल, मतलब पूरा हम पढ़ नहीं रहे हैं क्योंकि सामुदायिक मतलब आप समझ लीजिए कि एक समूह का होता है, ठीक है। चारण भूमि, शमशान, गांव में जो चारण भूमि यानी कि चराने के लिए जो भूमि का यूज़ किया जाता है गाय बैलों को, शमशान, मंदिर या मस्जिद परिसर, सामुदायिक भवन, तालाब, इस तरह का जो चीज़ होता है यह क्या है, यह सामुदायिक संसाधन है। खेल का मैदान, कोई आपके घर के आसपास मैदान होगा तो आप देखेंगे कि वह सार्वजनिक है, वह किसी एक का नहीं है। उसके बाद आता है राष्ट्रीय संसाधन। कानूनी तौर पर देश या राष्ट्र के अंतर्गत सभी उपलब्ध संसाधन राष्ट्रीय है। देश की सरकार को वैधानिक हक है कि वे व्यक्तिगत संसाधनों का अधिग्रहण आम जनता के हित में कर सकते हैं। तो जो भी हमारे देश के अंदर जितना भी जो भी चीज़ है देश के अंदर, उन सब पर राष्ट्रीय अधिकार है, मतलब हमारे राष्ट्र का अधिकार है। तो अगर सरकार मान लीजिए कि आपका ज़मीन है और उसको कुछ काम है वहाँ पर, जैसे आप लोग सुनते होंगे कि रेल लाइन बिछ रहा है या कुछ भी, तो उसका अधिग्रहण भी किया जाता है सरकार के द्वारा। आपने अपने गांव में या आसपास के क्षेत्र में भी शहरी विकास प्राधिकरण का बोर्ड देखा होगा। इसे सरकार ने भूमि अधिग्रहण करने हेतु अधिकृत किया है। ये भूमि सहित अन्य नगरीय संसाधनों का विकास करते हैं। तो इसमें हम लोगों को क्या याद रखना है थोड़ा सा, कि गांव के आसपास हम लोग क्या देखते हैं, शहरी विकास प्राधिकरण का बोर्ड, मतलब कि ऐसा शहरी विकास प्राधिकरण का जो बोर्ड होता है वह किस काम के लिए होता है, भूमि अधिग्रहण करने के लिए होता है। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भूमि अधिग्रहण करने हेतु कौन से बोर्ड को अधिकार दिया गया है, तो यह शहरी विकास प्राधिकरण को दिया गया, ठीक है। उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, ठीक है, हम लोग राष्ट्रीय देख लें, अंतर्राष्ट्रीय। ऐसे संसाधनों का नियंत्रण अंतर्राष्ट्रीय संस्था करती है। तट रेखा से 200 किलोमीटर, मतलब हमारी जो तट रेखा है, तट रेखा मतलब वहाँ से जैसे जो भी तट रेखा है उसका 200 किलोमीटर से दूर छोड़कर खुले महासागरीय संसाधनों पर किसी देश का आधिपत्य नहीं होता है। यानी कि कोई भी तट रेखा है उसका 200 किलोमीटर को नाप लीजिए और उसके आगे जो भी मतलब कि महासागर है उस पे किसका अधिकार होता है, उस पे अधिकार होता है अंतर्राष्ट्रीय, मतलब सभी का अधिकार होता है, किसी एक देश का नहीं होगा। ऐसे संसाधन का उपयोग सिर्फ अनुसंधान हेतु अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की सहमति से किसी राष्ट्र के द्वारा किया जा सकता है। तो उस तरह का जो भी अंतर्राष्ट्रीय जो संस्था की सहमति से ही उस पर, और कोई अनुसंधान कार्य यानी कि कोई रिसर्च का कार्य ही वहाँ पर किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि वहाँ से कोई भी देश जाके संसाधन को या कुछ भी निकाल लेगा। जो भी अनुसंधान कार्य करना है वही कर सकता है। और क्या किया जा सकता है उसमें, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से पूछ कर किया जाएगा। तो इसमें थोड़ा सा ग्रीन वाले बॉक्स में क्या दिया हुआ ये देख लेते हैं। चलिए, क्या आप जानते हैं किसी राजनीतिक सीमा के अंतर्गत भूमि, खनिज पदार्थ, जल संसाधन, वन या वन्य जीव एवं समुद्री जीव 200 किलोमीटर महासागरीय क्षेत्र तक राष्ट्रीय संसाधन है। मतलब कि कोई भी तट, अभी जो हम लोग पढ़ रहे थे कि हमारा जो तट रेखा है उसके अंदर
मतलब कि तट रेखा से 200 किलोमीटर तक जो भी महासागर का जो 200 किलोमीटर का एरिया है, वह हम लोगों उसके अंदर जो भी चीज़ आता है, चाहे भूमि हो, खनिज पदार्थ हो, जल हो, वन्य जीव हो, जो भी हो, सब कुछ वह किसके अंतर्गत आता है? वह राष्ट्र का संसाधन के अंदर आता था। क्या दूसरा बॉक्स में देखिए, किसी देश की तट रेखा से 200 किलोमीटर की दूरी का क्षेत्र अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र के नाम से जाने, यानी 200 किलोमीटर के अंदर जो क्षेत्र होगा उसको हम लोग राष्ट्रीय संसाधन कहेंगे, और उसके बाद का जो क्षेत्र होगा वह अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाएगा। तो याद रखिएगा 200 किलोमीटर रहता है और इसको अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था। उसके बाद हम लोग देखते हैं विकास के स्तर पर भी संसाधनों को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। देखिए धुंधला लिखा हुआ है लेकिन हम पढ़ दे रहे हैं, तो आप लोग उसको मतलब सुन लीजिए क्योंकि दिखाई तो दे नहीं रहा है। तो विकास के स्तर पर भी जो संसाधन को बांटा गया, जो चार तरीके में हम लोग देखे थे। 4th नंबर जो डी नंबर था विकास के स्तर पर, यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए विकास की स्थिति के आधार पर संभाव्य, विकसित, भंडार और संचित, यही यहाँ पर दिया हुआ है। तो पहले है संभावी संसाधन, ऐसे संसाधन जो किसी क्षेत्र विशेष में मौजूद होते हैं जिसे उपयोग में लाए जाने की संभावना रहती है। ठीक है, तो यह किस तरह के संसाधन की बात कर रहा है? ऐसे संसाधन जो किसी क्षेत्र विशेष में मौजूद हैं जिसे उपयोग में लाए जाने की संभावना रहती है, उसका उपयोग अभी तक नहीं किया गया है। ठीक है, ऐसा संसाधन जिसको कि उपयोग में लाया जाने की संभावना है लेकिन अभी तक उसको उपयोग में लाया नहीं गया है। हिमालय क्षेत्र का खनिज जिनका उत्खनन अधिक गहराई में होने के कारण दुर्गम एवं महंगा है। उसी प्रकार राजस्थान एवं गुजरात क्षेत्र में पवन और सौर ऊर्जा की असीम संभावना है, परंतु अभी तक इनका सही रूप से विकसित नहीं हो पाया है, विकास नहीं हो पाया। तो संभावित संसाधन उसको कहते हैं जिसकी संभावना है, कहने का मतलब वो मौजूद है लेकिन अभी तक हम लोग उसको उपयोग नहीं किए हैं, पर उसकी संभावना है, उसको उपयोग में लाया जा सकता है। जैसे हिमालय क्षेत्र का जितना भी खनिज संसाधन है वह बहुत ही गहराई में है, बहुत मतलब कठिन तरीके से निकाला जाएगा उसको, इसलिए वह महंगा भी होगा। तो इसको अभी तक हम लोग उपयोग नहीं किए हैं। उसी तरह जो गुजरात और राजस्थान में पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा का बहुत असीम संभावना है, लेकिन अभी तक हम लोग उसको यूज़ नहीं किए हैं, उसका ठीक से उपयोग नहीं हो पाया। तो यह संभावित संसाधन हो गया। अब हम लोग विकसित संसाधन देखते हैं। ऐसे संसाधन जिनका सर्वेक्षणोपरांत उपयोग हेतु मात्रा एवं गुणवत्ता का निर्धारण हो चुका है। पूर्व में भी यह बताया जा चुका है कि संसाधनों का विकास तकनीक और उनकी संभाव्यता पर निर्भर है। मतलब कि विकसित संसाधन उसको कहते हैं एक ऐसा संसाधन जिसका कि सर्वेक्षण पूरी तरह हो चुका है, उपयोग मतलब कि कितना मात्रा है, कितनी उसकी क्या गुणवत्ता है, इन सब का भी निर्धारण हो चुका है। तो उस तरह के संसाधनों को कहते हैं विकसित संसाधन, यानी कि ऐसा संसाधन जिसका कि उपयोग हेतु मात्रा, गुणवत्ता, सब चीज़ का निर्धारण हो चुका है। पूर्व में भी बताया जा चुका है कि संसाधनों का विकास तकनीक और उसकी संभाव्यता पर निर्भर है, लेकिन उसको अभी निकालने के लिए क्या चाहिए? जैसे कि अगर हम लोगों को कोई चीज़ मतलब वहाँ हमको पता है कि उसकी उपयोगिता क्या है, जैसे हम लोगों को पता है कि कोयले की क्या उपयोगिता है, तो ऐसा कोई क्षेत्र जहाँ पर कि कोयला है भी और उसकी कितनी मात्रा है, क्या गुणवत्ता, यह सब चीज़ निर्धारित हो चुका है, लेकिन उस वहाँ पर अभी मतलब संसाधन जो है उस तरह से विकसित नहीं किया गया है। संसाधन के विकास के लिए तकनीक चाहिए, तो वह तकनीक अभी तक नहीं है उसकी। वह जब तकनीक मिल जाएगा मतलब कि निकालने के लिए उसको, तब फिर वह संसाधन बन जाएगा। तो उसको क्या कहते हैं? विकसित संसाधन कहते हैं। भंडार संसाधन किसको कहा जाता है? ऐसे संसाधन पर्यावरण में उपलब्ध होते हैं तथा मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति में सक्षम है। उपयोग हेतु उपयुक्त प्रौद्योगिकी के अभाव में इन्हें केवल भंडारित संसाधन के रूप में देखा जाता है। उदाहरणतः जल, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का यौगिक है।
जिनमें ऊर्जा उत्पादन की असीम क्षमता छिपी हुई है, लेकिन उच्च तकनीक के अभाव में ऐसे संसाधनों का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। भंडार संसाधन किसको कहते हैं? जिसमें कि हम लोगों को पता है कि बहुत ज़्यादा है हम लोगों के पास, ठीक है। जैसे जल जो है उससे हम लोग हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग अलग कर सकते हैं। मतलब जल कैसे बनता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। तो अगर हम लोगों के पास हाइड्रोजन का भी ज़रूरत है और ऑक्सीजन का भी, पर हमारे पास उस तरह का उच्च तकनीक नहीं है जिससे हम लोग हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करके उसको संसाधन के रूप में उपयोग कर सकें। उसके बाद आता है, इसमें तो दिख नहीं रहा है क्या है, भंडार संसाधन। उसके बाद संचित संसाधन लिखा होगा। संचित संसाधन वास्तव में ऐसे संसाधन भंडार संसाधन के ही अंश हैं। संचित संसाधन क्या है? जिसे उपलब्ध तकनीक के आधार पर प्रयोग में लाया जा सकता है। इनका तत्काल उपयोग प्रारंभ नहीं हुआ है, यह भविष्य की पूंजी है। नदी जल भविष्य में जल विद्युत उत्पन्न करने में उपयुक्त हो सकते हैं। वर्तमान में इसका उपयोग अत्यंत ही सीमित है। ऐसे संसाधन वन में या बांधों में जल के रूप में संचित है। तो सिंचित संसाधन उसको कहते हैं जो कि हमारे पास है, ठीक है, उसका हम लोग उपयोग भी कर चुके हैं, लेकिन अभी उसका सीमित रूप से उपयोग किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा उपयोग नहीं किया जा रहा। जैसे कि नदी जल का भविष्य में जल विद्युत बनाने में उपयोग हो सकता है, तो अभी हम लोग उसका सीमित उपयोग कर रहे हैं। हो सकता है आगे जाकर हम लोग, मतलब हमारे पास है वो टेक्नोलॉजी भी है बनाने का, हाँ, और हम लोग बना भी सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग सीमित तरीके से उसका उपयोग कर रहे हैं। बाद में चाहें तो उसका और भी ज़्यादा उपयोग कर सकते हैं। तो इसमें 4 प्रकार का संसाधन था। पहले तो संभावी संसाधन क्या है कि उसका अभी हम लोग उसकी संभावना है, लेकिन अभी तक उसको उपयोग किए नहीं हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद विकसित संसाधन उसको कहते हैं जिसका मात्रा, गुणवत्ता सब कुछ निर्धारित हो चुका है, मतलब तकनीक हो चुका है, उसका हम लोग विकसित हो चुका है वो, जिसका अब हम लोग उपयोग कर रहे हैं, ठीक है। मात्रा भी पता है कितना है हमारे पास, उसकी गुणवत्ता भी पता है, और अब हम लोग यूज़ भी कर रहे हैं, तो इसको विकसित संसाधन कहते हैं। भंडार संसाधन किसको कहते हैं? जिसका हमारे पास भंडार तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन टेक्नोलॉजी सही नहीं होने के कारण हम लोग उसका उपयोग कर नहीं पा रहे। जैसे हम लोग हाइड्रोजन भी निकाल सकते हैं, ऑक्सीजन भी निकाल सकते हैं जल से, लेकिन अभी हम लोगों के पास टेक्नोलॉजी नहीं है उस तरह का कि हम लोग इसको निकाल लें। उसका संचित संसाधन उसको कहते हैं कि जिसका हम लोग उपयोग करना सीख भी गए हैं, और हम लोग चाहे तो उपयोग कर भी सकते हैं, लेकिन और कर भी रहे हैं, ठीक है। जैसे जल विद्युत का नदी में जो नदी जल से जो जल विद्युत बनता है उसका हम लोग उपयोग कर रहे हैं, लेकिन वह बहुत सीमित मात्रा में अभी हम लोग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा नहीं यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ देखते हैं कि इसमें बॉक्स में क्या दिया है। गुजरात के भुज में सौर ऊर्जा का आधुनिक उपक्रम बड़े स्तर पर लगाया जा रहा है। तो याद रखिएगा, गुजरात के भुज में सौर ऊर्जा का आधुनिक उपक्रम बड़े स्तर पर लगाया जा रहा है। उसके बाद पिंक डब्बा में देखिए, अपने आसपास के क्षेत्र का निरीक्षण कर संभाव्य एवं संचित कोष संसाधन की सूची तैयार करें। तो यह एक सूची काम करने के लिए बताया गया आप लोगों को कि अगर आपके पास टाइम है तो आप संभाव्य संसाधन कौन कौन से हैं और संचित कोष संसाधन कौन है उसकी एक सूची बनाएं। तो हम लोग यह चारों संसाधन देख लिए कि ये कैसा है। संभाव्य संसाधन किसको कहेंगे? जिसका हम लोगों के पास संभावना है, हमारे पास मौजूद है वो संसाधन, ठीक है, लेकिन अभी तक उसका उपयोग नहीं किया जा रहा है। जैसे कि गुजरात और राजस्थान और गुजरात प्रदेश में पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा की संभावना है, परंतु इसका सही से विकास नहीं हो पाया है। विकसित संसाधन किसको कहेंगे? जिसका अभी हम लोग अब उपयोग कर रहे हैं, मात्रा भी पता चल गया है और गुणवत्ता भी पता चल गई है, ठीक है, उसका अब हम लोग उपयोग भी कर रहे हैं। भंडार संसाधन किसको कहेंगे? भंडार संसाधन उसको कहेंगे जिसका भंडार हम लोगों के पास बहुत है, लेकिन टेक्नोलॉजी नहीं है हमारे पास, इसलिए हम लोग उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। जल है हमारे पास बहुत सारा, लेकिन हाइड्रोजन ऑक्सीजन हम अलग नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है। संचित कोष संसाधन किसको कहेंगे? जिसका कि हम लोग यूज़, मतलब कि हमारे जैसे नदी जल में कैसे है कि हमारे पास यूज़ है उसका, ठीक है, हम लोग यूज़ करना भी सीख लिए हैं, उससे जल विद्युत कैसे बनाना है वह भी हम लोग सीख लिए हैं, लेकिन हम लोग बहुत सीमित मात्रा में उसका उपयोग कर रहे हैं। तो ये चारों याद रखिएगा।
अब यहाँ तो क्या लिखा हुआ है वो हमको भी समझ में नहीं आ रहा आगे का पॉइंट जो है। ठीक है, उसके आगे हम लोग पढ़ते हैं, शायद समझ में आ जाए कि टॉपिक क्या है। संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोग ही संसाधन नियोजन। अच्छा, यहाँ ये जो टॉपिक है ये संसाधन नियोजन के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग ही संसाधन नियोजन है। तो संसाधन नियोजन मतलब क्या होता है कि नियोजन का मतलब ये होता है प्लानिंग करना। ठीक है, तो जब हम लोग संसाधन का सही तरीके से उपयोग करेंगे विवेकपूर्ण तरीके से, तो वही है संसाधन नियोजन। वर्तमान परिवेश में संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग हमारे सामने चुनौती बनकर खड़ा है। संसाधनों के विवेकपूर्ण दोहन हेतु समन्वय रणनीति तैयार करना संसाधन नियोजन की प्रथम प्राथमिकता है। तो हमारे लिए क्या है कि हम लोग हमारे पास जो जितना भी संसाधन है उसका हम लोगों को एक रणनीति तैयार करके और सही तरीके से उसका उपयोग करना चाहिए। तो यह मतलब प्लानिंग करके उसका यूज़ करना चाहिए। संसाधन नियोजन किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए आवश्यक होता है। तो प्लानिंग तो आप जानते हैं कि प्लानिंग अगर किसी भी चीज़ का सही से किया जाए तो मतलब तभी विकास हो सकता है। तो राष्ट्र के विकास के लिए भी संसाधन का नियोजन करना ज़रूरी है। भारत जैसे देश के लिए तो यह अपरिहार्य है, जहां संसाधन की उपलब्धता में अत्यधिक विविधता के साथ साथ सघन जनसंख्या व्याप्त है। तो यह कह रहा है कि भारत जैसे देश में यह और भी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमारे यहाँ संसाधन की उपलब्धता तो है ही, साथ के साथ हमारे पास जनसंख्या भी बहुत ज़्यादा है। तो सभी जनसंख्या को सही से कैसे मिल सकेगा हर संसाधन, उसका हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए। उसके लिए प्लानिंग करना ज़रूरी है। यहाँ कई ऐसे प्रदेश हैं जो संसाधन संपन्न हैं, कई ऐसे भी प्रदेश हैं जो संसाधन की दृष्टि से काफ़ी विपन्न हैं। तो यहाँ पर ऐसा क्या है कि कुछ जगह देख लीजिए, कुछ प्रदेश ऐसे हैं जहाँ पर संसाधन बहुत ज़्यादा है, कुछ ऐसे देश नहीं, कुछ ऐसे राज्य हैं जिसके पास संसाधन बहुत ज़्यादा है, किसी के पास बिल्कुल भी नहीं है। जैसे बिहार और झारखंड ही देख लीजिए, तो झारखंड के पास प्रचुर भंडार है और बिहार के पास कुछ भी नहीं है या बहुत नाम मात्र का है। कुछ ऐसे भी प्रदेश हैं जहां एक ही प्रकार के संसाधनों की प्रचुर भंडार है, मतलब किसी जगह पर एक ही चीज़ का बहुत ज़्यादा भंडार है, मतलब जैसे छोटा नागपुर में कोयला का बहुत ज़्यादा भंडार है। तो उसी तरह से और किसी राज्य में ऐसा है कि मतलब एक जगह पर बहुत ज़्यादा है, दूसरा कुछ है ही नहीं, और अन्य दूसरे संसाधनों में वो गरीब है। जैसे किसी जगह पे आप देख सकते हैं कि कोयला बहुत है लेकिन बाकी और संसाधन जो है वह उस मामले में गरीब है। जैसे झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ आदि ऐसे प्रदेश हैं जहां खनिज एवं कोयले का प्रचुर भंडार है। उसी प्रकार बिहार भी चूना पत्थर एवं पायराइट जैसे खनिजों में धनी है। तो हम लोग क्या देखते हैं, झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में क्या है, यहाँ खनिज और कोयला बहुत ज़्यादा है, और बिहार में क्या है, चूना पत्थर और पायराइट जैसे खनिज बहुत ज़्यादा है। तो हम लोगों को एक योजना बनाना ज़रूरी है, नियोजन करना ज़रूरी है कि किसी के पास अगर ज़्यादा है तो वह दूसरे राज्य को उसका दे दे, और जिसके पास जो ज़्यादा है उसके हिसाब से वह प्लानिंग करके, और यह केंद्र सरकार को करना ज़रूरी है कि सबका वह नियोजन सही से करे। अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। तो यह सब याद रखिएगा कि किस जगह पर क्या ज़्यादा है। जैसे कि झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हम लोग क्या देखें, खनिज और कोयला है। उसी तरह बिहार में चूना पत्थर और पायराइट है। अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन प्रचुर मात्रा में है, परंतु कतिपय कारणों से उसका विकास नहीं हो पाया। राजस्थान में सौर ऊर्जा के साथ साथ पवन ऊर्जा की प्रचुरता है, ये हम लोग पहले भी देख चुके हैं, परंतु यह राज्य जल संसाधन की दृष्टि से अति निर्धन है। तो हम लोग देखते हैं कि राजस्थान जो है सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा के मामले में तो बहुत उनके पास ज़्यादा है, लेकिन जल संसाधन बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही गरीब है उस मामले में। भारत के अंतर्गत लद्दाख जैसे क्षेत्र भी हैं जो शीत मरुस्थल के रूप में अन्य भागों से अलग थलग हो गए हैं, लेकिन यह प्रदेश सांस्कृतिक विरासत का धनी है। तो वहाँ पर सांस्कृतिक विरासत का वह धनी है, लेकिन वह बाकी मतलब लद्दाख जो है बाकी देश से वह थोड़ा सा अलग हो गया है। यहाँ जल महत्वपूर्ण खनिज एवं मौलिक अवसंरचना की बहुत कमी है। अतः
राष्ट्रीय, प्रांतीय तथा अन्य स्थानीय स्तरों पर संसाधनों के समायोजन एवं संतुलन के लिए संसाधन नियोजन अनिवार्य है। यानी कि इस तरीके से आपको बताया जा रहा है कि संसाधनों का नियोजन करना यानी प्लानिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए यहाँ पर आधे घंटे का लगभग वीडियो हो चुका है। तो भारत में संसाधन नियोजन जो है ये अब लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। आज के लिए इतना रहने देते हैं। थैंक यू।